हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस पेपर 1 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो तुम्हारे सामने, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, इक्वल टू के दूसरी तरफ, और ब्रैकेट के अंदर है x की वैल्यू। तो चलो ये तो हम बाद में यूज करते हैं, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें। हमने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें ये नहीं पता कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 3 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डी एक्स से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ये ब्रैकेट इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। और ये देखते ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स के ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स में वाई अपॉन एक्स पहले तो आ गया, तो ये क्लियरली होमोजीनियस है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो हर एक टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर 0 है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 और ये नीचे वाली पावर -1, फिर यहाँ 2 और नीचे वाली पावर -2। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब्सटीट्यूशन जो है हर एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यही होगी। तो इसका डेरिवेटिव किया, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और वी एक्स जो है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का डेरिवेटिव 1, तो v प्लस एक्स एज इट इज, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब ये y और डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं लिखूंगा पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे 3 है, y बाई एक्स क्या है, यहाँ से अगर हम फाइंड करें y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा है, तो x को इधर ले आए तो y बाई एक्स कितना बन गया, v के बराबर बन गया। तो v प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों तरफ से v देखो कैंसिल हो गया। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वी स्क्वायर। तो 3 प्लस वी स्क्वायर जो है वो अब वेरिएबल सेपरेबल बन गई है, डी एक्स की जगह आ जाएगा ये सारा ब्रैकेट, और x यहाँ डिवाइड में डी एक्स ऊपर। तो डी वी बाय 3 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। जब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गए, हमने ये सब्स्टिट्यूशन की ही इसीलिए थी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए,
एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाए। तो दोनों तरफ का इंटेग्रेशन किया तो मैं यहीं लिख रहा हूं, देखो ये क्या बन गया इसका इंटेग्रल, ये 1/a² प्लस x² का इंटेग्रल है। तो a² मतलब 3, यानी कि a कितना हो जाएगा √3, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर है। तो 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। देखो ये बन गया, यहाँ पे x की जगह v है, और ये क्या बन गया log mod x प्लस c। अब ये सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन अभी ये कंडीशन तो बाकी है, y of 1 = 1। तो इसमें हमने ये पुट करना है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने कहा पुट y = 1, x = 1, इस इक्वेशन में पुट करो। तो 1/√3 tan इनवर्स, अब x और y 1 है, तो v क्या था, देखो v था y/x, तो ये भी 1 हो जाएगा, v की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/√3 = log mod 1 प्लस c। log 1 तुम्हें पता है कि 0 होता है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है π/6। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई π/6√3। c = π/6√3, ये आ गया। हाँ, एक और बात है, कई बार π/6 भी आ जाता है। कैसे, अगर √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, और c को हम √3 c को भी c ही लिखते होते हैं। तो कई बार इसी क्वेश्चन में c जो है वो π/6 भी यूज कर सकते हैं हम, √3 को उधर भेजकर। ये डिपेंड करता है कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। तो अब c की वैल्यू और v जो है y/x, ये दोनों चीजें 2 में हमने पुट कर देनी है, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या आ गया 1/√3 tan इनवर्स y/√3x = log mod x प्लस π/6√3। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जगह √3 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ √3 आ जाएगा, बाकी जगह नीचे √3 हट जाएगा। वो भी आंसर करेक्ट है और ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें और पार्ट भी आएगा, तो अब और पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर मैंने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में और पार्ट आएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये और पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। x dy/dx प्लस 2y = x² log x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है पहले तो हम वही लिखेंगे, x² log x। लेकिन ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है देखते ही पता चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dy/dx प्लस py = q, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही है। तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, x से डिवाइड कर दो, dy/dx प्लस 2/xy = ये x² जो है सिर्फ x रह जाएगा, x log x, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर अगर इस इक्वेशन से तुम कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, हेयर p = 2/x, q = x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्टकट में IF कह देते हैं, = ये हम जानते हैं e की पावर में p का इंटेग्रल, यानी e की पावर में 2/x dx। ये क्या बन गया 2 log x। अब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जब इंटीग्रल करते हैं तो log के साथ मॉड नहीं लगाते, और प्लस c जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी हमें नहीं लगाना होता।
तो अब ई और लॉग कैंसल आउट हो सकते हैं, लेकिन बीच में ये 2 है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हटेगा? हम लॉग का एक रूल, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि लॉग में अगर m पावर n हो तो वो बन जाता है n log m, यानी कि पावर जो है वो इधर आ जाती है। तो हम इसके रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकते हैं कि पावर, ये जो नंबर है वो यहाँ पावर बन जाता है यहाँ पे। तो हम इस तरह से चल के इसको ऐसे लिखेंगे e पावर log x स्क्वायर, ये जो नंबर था ये अंदर नंबर का स्क्वायर बन गया। तो e और log अब कैंसिल होगा, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x स्क्वायर, e और log हो गया कैंसिल। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? देखो ये इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन। नाउ जनरल solution of equation 1 is y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है स्टूडेंट्स, अगर गलती हो भी गई तो फॉर्मूले के पूरे नंबर तुम्हें मिलने चाहिए। ये होता है फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, और साथ में q कितना है? x log x dx इज प्लस c। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स क्यूब log x dx प्लस c। तो एक्स क्यूब log x, देखो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं इंटेग्रैंड में, तो बाय पार्ट्स होगा। और बाय पार्ट्स में क्योंकि log का डायरेक्ट इंटेग्रल हमारे पास नहीं है, तो log फंक्शन विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन। तो मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन x पावर 3 का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x और इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/4 x पावर 4 log x। अब ये एक x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1/4 बाहर और x पावर 3 रह गया सिर्फ यहां पर, तो x पावर 3 का इंटेग्रल होगा x पावर 4/4 प्लस c। तो ये क्या बन गया हमारा आंसर? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/4 x पावर 4 log x माइनस 1/16 x पावर 4 प्लस c, या x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बाकी ना भी करो तो ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया अब हमने। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये तो सेक्शन सी में आएगा ही आएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो डिटर्मिनेंट पार्ट है उसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। ऐसी ही 3 इक्वेशनें होंगी। मेथड तुम एक बार रिवाइज कर लो, मैं मेथड तुम्हारे लिए सारा का सारा इसको सॉल्व करके समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस को लिखना है। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये इसको हमने नाम दे दिया स्टार, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और हमने अब लिखना है कि स्टार में बी रिटन एज। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब a, x और b क्या हैं हम वो बताने वाले हैं। वेयर
ए इज अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कौन सी है? ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। 1 2 1 ये पहली रो, 3 -1 2 ये दूसरी रो, 2 1 -1 ये तीसरी रो, कॉमा एक्स ये हमेशा ही वेरिएबल वाली मैट्रिक्स रहेगी, एक्स वाई जेड, और ये कैपिटल एक्स डालना है और यहां स्मॉल एक्स वाई जेड, कॉमा बी। बी है ये जो नंबर लिखे हुए हैं साइड पे, इनकी मैट्रिक्स 5 -3 -8। अब हमने क्या करना है, ए जो मैट्रिक्स बनाई है इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। नाउ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बहुत आसान है, बहुत बार किया है, देखो कैसे, 1 ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 -1 इंटू -1 1 माइनस लगाया, 2 इंटू 1 2। इस नंबर का तुम सब जानते हो साइन चेंज होता है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -3 माइनस लगाया, 2 इंटू 2 4 +1। इस नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 -2, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू -1 -2 इंटू -7 +1 इंटू 5, यानी -1 +14 +5। तो ये कितना बन गया? ए डिटर्मिनेंट 19 -1 इट इज 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा ये 0। तो अब क्योंकि ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को और कैसे लिख सकते हैं, देखो, देयरफॉर 1 कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो a से डिवाइड कर देंगे हम, या यूं कहें कि a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a और a इनवर्स यहां मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां a इनवर्स रह जाएगा। करना तो हमने यही था। अब a इनवर्स हमारे पास ढूंढने की बारी आ गई, तो a इनवर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ a, तो कोफैक्टर्स ऑफ a C11 11 क्या है, देखो ये जो तुमने नंबर फाइंड आउट किया है ये 11 है, -1, कॉमा C12, ये जो C12 है ये दूसरा ब्रैकेट जो था इसका साइन चेंज करके, यानी 7, कॉमा C13 है जो तुमने यहां ये ब्रैकेट में सॉल्व किया हुआ है। कैसे, देखो 1 1 यहां 1 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो मल्टीप्लाई किया वो यही किया था, तो बेसिकली ये C11 C12 C13 और इसका साइन चेंज करना है, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज करके बाहर लगाया था, इससे तुम्हें याद रहेगा कि इसका साइन चेंज करना है। उसके बाद C21, देखो C21 फाइंड आउट करते हैं। 21 का मतलब है सेकंड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 नंबर बच गए, -2 -2 -1, तो -2 -1 कितना बन गया, -3 तो बन गया, लेकिन क्योंकि यहां पर ये जो नंबर है 2 1, इसको 2 + 1 करके एक ऑड नंबर आता है, और ऑड नंबर जब भी आएगा पैर में जोड़ के तो साइन चेंज करना है। देखो 1 2 पे भी साइन चेंज किया था क्योंकि ऑड नंबर था, यहां 1 + 1 इवन नंबर आया था तो साइन चेंज नहीं किया, 1 + 3 4 इवन नंबर आया, साइन चेंज नहीं किया, यहां 2 1 आया है, ऑड नंबर आया है तो साइन चेंज कर देना है, -3 का +3, C22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो -1 -2 -1 -2 अगेन -3 आया, लेकिन यहां -3 रहेगा क्योंकि पैर में जो नंबर हैं 2 2 उनका जोड़ क्या बन गया, 2 + 2 4 इवन बन गया, कॉमा C23
2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज अगेन माइनस 3, लेकिन इसका साइन चेंज करना है 3, क्योंकि 2 प्लस 3 ये जो पैर में नंबर है इनका जोड़ जो है एडिशन इसका क्या बन गया 5, और 5 एक और नंबर है। फिर C31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने तो 4 यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, 4 + 1 यानी 5, 5 आ गया, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 + 1 एक इवन नंबर है। C32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, मगर इसका साइन चेंज होकर 1 बन जाएगा क्योंकि 3 + 2 क्या है 5 है, ऑड नंबर है। C33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो -1 - 6, -1 - 6 इज -7, तो यहाँ -7 आ गया। तो ये जब हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, कोफैक्टर सारे आ गए, तो हम क्या करेंगे अब एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज, तुमने क्या करना है ये ऐसे ही लिख देने C11 C12 C13 -1 7 5 3 -3 3 5 1 -7, लेकिन इसका करना है ट्रांसपोज। ये याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, कई बार स्टूडेंट्स ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। तो एडजॉइंट आ गया -1 7 5 3 -3 3 5 1 -7। जिनको ये समझ नहीं आया उनके लिए समझा देता हूँ। पहली रो जो थी वो पहला कॉलम बन गई, सेकंड रो जो थी वो सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो जो थी वो थर्ड कॉलम बन गई। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आ गया, और इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। तो 1/A डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना था देखो 18, तो हमारे पास A इनवर्स आ गया 1/18 इंटू ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनी है -1 3 5 7 -3 1 5 3 -7। तो ये जब हमारे पास A इनवर्स भी आ गया, फिर हमारे पास X और B भी हैं, तो हम इस इक्वेशन में अब ये तीनों चीज़ें पुट कर देंगे। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि पुट X, A इनवर्स एंड B इन इक्वेशन नंबर 2। तो X कितना था हम सब जानते हैं, X Y Z ये वेरिएबल मैट्रिक्स थी, इज इक्वल टू A इनवर्स कितना आया है 1/18, मैट्रिक्स क्या बनी -1 3 5 7 -3 1 5 3 -7, और B मैट्रिक्स क्या थी, B मैट्रिक्स 3 थी 5 -3 -8। तो 1/18, अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करो, देखो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई -5, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई -9, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई -40, देखो उसके बाद पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई 35 प्लस का 9 और माइनस का 8, उसके बाद पहला पहले के साथ 25 -9 प्लस का 56। तो 1/18 ये कितना बन गया -40 -9 -5, देखो 40 और 9 और 5 14, तो ये 54 बन गया, तो -54। फिर ये कितना बन गया देखो 35 + 9, 35 + 9 इज 44 -8, 8 माइनस कर दो इसमें से तो 6 और 3 36। फिर 25 - 9 कितना हुआ, 25 - 9 16, और 56 में 16 ऐड कर दो 12,
और 7, 72 ये बन गया हमारे पास। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -54 अपॉन 18। देखो पहला नंबर यहाँ पे, पहला नंबर इस यहाँ पे x अपॉन 18 है, कॉमा y इज इक्वल टू 36 अपॉन 18, कॉमा z इज इक्वल टू 72 अपॉन 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका जो और पार्ट है उसके लिए मैं समझाना चाहूँगा स्टूडेंट्स के और पार्ट की तरफ देखो ही मत। मैं अपने वीडियो का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट के ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कोई भी सॉल्व नहीं करता है, और अगर कोई सॉल्व करता भी है तो उसको ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन आता होता है। तो तुम इसी की प्रैक्टिस करो, ये तो आएगा ही। इसलिए मैं और पार्ट सॉल्व करवा तो सकता हूँ, लेकिन यूं ही टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी जो हमारा और पार्ट है वो ही पेपर में तकरीबन 100% श्योरिटी है कि आएगा, और वो कौन सा है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। तुम यही अच्छी तरह से कर लो, दूसरा पार्ट जो भी है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, मैंने जो इक्वेशंस बनाई हैं दो, वो मैं लिखता हूं। गिवन तुमने पीडीएफ में देख ही लिया होगा, x -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू z -4 अपॉन 2 एंड x -7 अपॉन -2 इज इक्वल टू y -2 अपॉन 6 इज इक्वल टू z +7 अपॉन 9। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसी की तैयारी कर लो स्टूडेंट्स, चाहे वेक्टर फॉर्म में चाहे इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, और चॉइस में जो कुछ भी होगा उसको तुम लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो अब हम इसमें से A1, B1, A2, B2 फाइंड आउट करेंगे। तो हेयर डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, और तुम भी लिख सकते हो A1 क्या है, जो पहली इक्वेशन है उसमें जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका साइन चेंज करो, और पहले के साथ I फिर J फिर K जोड़ दो। 3I + J + 4K, कॉमा B1 क्या है, इसी में जो नीचे नंबर हैं, जो नीचे वाले हैं इनका साइन चेंज नहीं करना है। 5I -3J + 2K। उसके बाद A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में जो ऊपर नंबर है उनके साइन चेंज करने हैं और IJ के करने। 7I + 2J -7K। देखो यहाँ पे +7 था, साइन चेंज, सभी के साइन चेंज ऊपर वाले नंबरों में हो रहे, नीचे वालों में नहीं होंगे। कॉमा B2 वेक्टर -2I + 6J + 9K। तो ये हमारे A1, A2, B1, B2 जब तैयार हो गए तो बस फिर यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, जब कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमने डायरेक्टली इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और इसको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर तुमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है नंबर कट जाएंगे। वो किस लिए कटते हैं उसके ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता, बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं उसके, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ही 99.9% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए जो स्पीड में बोर्ड के पेपर चेक होते हैं तो उसमें जब एकदम से कोई एक आधा स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म में करता है तो उसका देखते ही अपेरेंटली क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसने गलत किया है, लेकिन वो गलत होता नहीं है। तो क्यों ऐसा चांस देना कि किसी टीचर को तुम्हारी आंसर शीट पे सही क्वेश्चन भी गलत लगे। तो इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना है। तो अब हमारा स्टेप है A2 वेक्टर -A1 वेक्टर इज इक्वल टू, A2 में से A1 माइनस करो, 7 - 3 4I, 2 - 1 + J, -7 - 4 -11K। और दूसरा स्टेप B1 क्रॉस B2 वेक्टर, तो I J K।
पहली जो रो होगी वो IJK की होगी, दूसरी B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या है देखो 5 -3 2, और B2 वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है -2 6 9, और ये डिटर्मिनेंट करना है हमने सॉल्व। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। कैसे? प्रैक्टिस अगर तुम्हारी भी है तो तुम भी कर सकते हो। I के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये रो ये कॉलम छोड़ो, -27 -12 तो -39 हो गया, -39I। उसके बाद J के साथ क्या होगा, ये J वाली रो कॉलम छोड़ो, 45 और प्लस का 4 हो जाएगा, 45 प्लस का 4, तो 45 प्लस 4 कितना 49, लेकिन यहाँ पे तो साइन चेंज होना है, तो -49J। उसके बाद ये रो ये कॉलम छोड़ो, K के साथ क्या आएगा 30 -6, 30 -6 इज 24 प्लस 24K। तो हमने B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट्स 39 का स्क्वायर होता है 1521, प्लस फिर 49 का स्क्वायर है 2401, प्लस 24 का स्क्वायर 576, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4498 ये आ गया। और एक काम और करो, A2 माइनस A1 जो वेक्टर फाइंड आउट किया है उसका डॉट प्रोडक्ट करो B1 क्रॉस B2 वेक्टर से। और देखो ये जो डॉट है ये दिखना भी चाहिए, और यहाँ पे हर जगह देखो A1 A2 B1 B2 जहाँ भी मैंने लिखा है एरो लगाया ही लगाया है मैंने, और IJK के ऊपर कैप हर जगह लगाई है, ये मिस नहीं करना है। तो अब इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तो 4 इंटू -39 ये बन जाएगा -156, 1 इंटू -49 -49, -11 इंटू 24 -264, तो ये बन गया हमारा -469। तो ये आ गया हमारे पास, ये डाटा क्लियर आ गया। अब हम अपना आंसर लिखते हैं। देखो अब यहाँ जगह थोड़ी कम है, हम पेज चेंज कर लें जरा। तो देयरफॉर तुमने ऐसे लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2। इसका तो क्या करना है, मॉडुलस डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास ये भी फाइंड आउट किया हुआ है, -469 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉडुलस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था 4498 का स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस इस माइनस को हटा देगा, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 469 डिवाइडेड बाय 4498 स्क्वायर रूट, ये लेंथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यूनिट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। और मैं फिर तुम्हें कहूँगा, मैं तुम्हारा और अपने वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वरना मैं सॉल्व करवाने को तो सॉल्व करवा भी सकता हूँ और एक और वीडियो बन जाता उसमें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका और पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कह रहा था। तो 11th क्वेश्चन जो था वो था हमारा LPP का। तो वो क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, कैपिटल Z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y प्लस 1, और इसको मैक्सिमाइज भी करना था और मिनिमाइज भी करना है। ये था हमारा क्वेश्चन। फिर कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या था हमारे पास, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फर्स्ट कंस्ट्रेंट,
x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 10, सेकेंड कंस्ट्रेंट x लेस देन इक्वल टू 7, 3, y लेस देन इक्वल टू 7, 4, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिफ्थ कंस्ट्रेंट। तो ये 5 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? ड्रॉ पहली लाइन, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लेस देन ग्रेटर देन को हमने इक्वल टू में बदलना है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं x और y, और इजीली स्पॉट हो जाएं ये ग्राफ के ऊपर। तो हम एक बार x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया y 4 आ गया, फिर y को 0 पुट किया तो x 4 आ गया। तो पॉइंट्स कौन से हो गए? 0,4 एंड 4,0। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 नहीं है 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसके लिए हमने वैसा ही बॉक्स बनाया, टेबल बनाना है x y। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे। देखो x को 0 पुट किया y 10, y को 0 पुट किया x 10। तो पॉइंट क्या बन गए? 0,10, 10,0। थर्ड है x इज इक्वल टू 7। तो इसमें देखो कई बार स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि y को क्या पुट करना है। y को पुट करना ही नहीं है, y को जो मर्जी पुट करते रहो, x तो भाई 7 ही आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 7 फिक्स है, y पे डिपेंड नहीं कर रही ये लाइन। तो 0 और 2 जो मर्जी लिखो। तो पॉइंट आ गया 7,0 और 7,2। और फोर्थ लास्ट है हमारी y इज इक्वल टू 7। तो ये x पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो x y 7 रहेगा, x को 0 करो चाहे 2। तो यहाँ पॉइंट्स कौन से आ गए? 0,7 एंड 2,7। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको प्लॉट करके अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो मैं तो पेन से ही ग्राफ बना रहा हूँ और थोड़ा रफ स्केच बनाऊंगा। तुम लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाओगे, पेंसिल स्केल की मदद से करना। और ध्यान ये रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को तुमने बड़ा बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बनाना है इस तरह से। फर्स्ट क्वाड ये सेंटर, ये ओरिजिन जो है वो सेंटर में मत रखना। तो मैं अंदाजे से बना देता हूं, तुम तो बहुत प्रॉपरली बनाओगे। देखो ये x, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ऐसे होगी। थोड़ा रफली बना रहा हूं। ये कैसे है? ये 0,4, ये 4,0, ये 0,10, ये 10,0। तो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब 10 से पहले 7 होगा तो एक लाइन ऐसे आएगी, ये 7। तो ये y इज इक्वल टू 7 होगी। और इस तरह से एक लाइन आएगी यहाँ पे 7 से क्रॉस करती हुई, ये x इज इक्वल टू 7 होगी। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा बन गया, यहाँ 0। अब शेड कहाँ होगा? देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है ना, तो आंखें बंद करके यहाँ शेड कर दो। शेडिंग यहीं होनी है और कहीं नहीं होनी स्टूडेंट, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये हमने शेडिंग कर दी और यहाँ पे अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखो। A, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 4,0। दूसरा ये B 7,0, ये तीसरा C। अब यहाँ पे X जो है वो 7 है और लाइन क्या है? ये वाली है। X को 7 पुट कर दोगे तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होगा, तो 7,3। फिर ये C हो गया। यहाँ पे ये D है कौन सा? देखो Y जो है वो 7 है और दूसरी लाइन ये वाली है। तो Y को 7 पुट करोगे तो X3 आएगा, तो 3,7। फिर ये E, ये पॉइंट कौन सा है? ये है 0,7 और ये लास्ट पॉइंट है F, ये है 0,4। तो इस तरह से हमने अपना ग्राफ कर लिया कंप्लीट। ग्राफ कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये शेड कैसे किया है, ये शेड करने वाला जो सारा प्रोसेस है वो ज़रूर बताना है। तो एक ये 0,0
टेस्ट पॉइंट तुमने रख लिया, ये पुट कर करके हमने देखना है। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 1 क्या थी? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर ट्रू आया तो तुम लिखोगे 1 कंटेन्स 0,0। मैं इस तरह से इधर और इधर सॉल्व करूंगा। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 2 क्या थी? x प्लस वाई। ओह, एक मेरे से गलती हो गई। फर्स्ट इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये थी। तो ये ग्रेटर देन 4 आएगा, जो कि आ गया फॉल्स। ये फॉल्स आया, तो तुम यहां पे लिखोगे देयरफॉर 1 डज नॉट कंटेन 0,0। यहां पर इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये बन गया 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पे स्टूडेंट्स ट्रू आ गया, तो तुम लिखोगे देयरफॉर 2 कंटेन्स 0,0। उसके बाद पुट 0,0 इन 3। 3 में क्या था? x लेस देन इक्वल टू 7, तो 0 लेस देन इक्वल टू 7, जो कि अगेन ट्रू है। तो देयरफॉर 3 कंटेन्स 0,0। फिर पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 4। तो y लेस देन इक्वल टू 7 था, तो 0 लेस देन इक्वल टू 7, ये भी आ गया ट्रू। देयरफॉर 4 कंटेन्स 0,0। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब लास्ट हमारा जो टेबल है रिजल्ट का, वो बनेगा। तो रिजल्ट के टेबल में हमने क्या करना है? पहले तो लिखने हैं पॉइंट्स। पहला ए पॉइंट कौन सा है? देखो, ए पॉइंट है 4,0, फिर 7,0, तो 4,0। फिर बी है 7,0, फिर सी था 7,3, डी था 3,7, ई था, देखो ई कौन सा पॉइंट था? 0,7 और फिर 0,4, 0,7 और एफ था 0,4। ये 6 पॉइंट्स थे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। और हमारा फंक्शन क्या था? 5x प्लस 2y प्लस 1। तो z एट a, यानी z की वैल्यू a पॉइंट पर, यहां पर तो x ये और y ये पुट कर दो यहां पे। x 4, तो 20 प्लस 0 प्लस 1 21। अब z एट b, यानी 7 0 पुट करो यहां पे, तो 35 प्लस 0 प्लस 1 36। फिर z एट c, c पर यानी कि x को 7 y को 3 पुट करो, तो 35 प्लस 6, 35 प्लस 6 41 प्लस 1 42। z एट d, यानी z की वैल्यू d पर 3,7 पुट करो, तो यहां 3 और यहां 7 हो जाएगा। 15 प्लस 14 29 प्लस 1 30। z एट e, यानी वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट e, 0,7 पुट करो, 0,7 14, 0 प्लस 14 प्लस 1 15। और z एट f, तो इसको पुट किया तो x 0 y 4, तो 0 प्लस 8 प्लस 1 9। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी नजर आ रही है? ये, तो इसके आगे लिख दो मैक्स। मिनिमम वैल्यू कौन सी नजर आ रही है? ये, तो इसके सामने लिख दो मिन। और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, टेबल को प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। हमने ऐसे टेबल को बना दिया और रिजल्ट जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर z मैक्स, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 42 एट कौन से पॉइंट पर? 7,3 पर। एंड z मिन, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 9 एट कौन से पॉइंट पे? 0,4 पर।
तो इस तरह स्टूडेंट्स तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर 1 हो गया है सॉल्व। इसको वीडियो को देखो, सीखो। 3 वीडियोस में मैंने पूरा किया है। पिछले 2 वीडियोस देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखे तो। अगर तुम्हें ये पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग भी ज़रूर देना। और अब हम अगले वीडियो में करेंगे जो मैंने सेकंड प्रैक्टिस पेपर बनाया है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर 1। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे सेकंड प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।